हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड के थर्ड चैप्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग नाम सुनते ही ऑलमोस्ट आज की तारीख में हर एक बच्चे को पता है ये नाम, हर एक जन कोई ना कोई ये नाम जानते ही है। स्टीफन हॉकिंग आज के जो साइंटिस्ट है, जो हाल ही में 2 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी। एंड ये एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट वो होते हैं जो फिजिक्स वर्ल्ड में फिजिकल जो अलग अलग क्वांटिटीज है उनको एक साथ मर्ज करके उनके बीच में अलग अलग रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं एंड उसी के बेस पे अपनी थियरीज देते हैं। तो इनकी एक थियरी थी जो इनके मृत्यु के बाद वो थोड़ी सी प्रूफ हुई थी, विच वॉज कि ब्लैक होल्स रेडिएट एनर्जी एंड ब्लैक होल्स में लाइट रेडिएट होती है। सो ये वाली एक थियरी थी। जो उनकी जो थियरी थी वो इनके मृत्यु के बाद हमने डिस्कवर भी किया था। ब्लैक होल का जब पहला इमेज आया था, मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही ब्लैक होल का क्लियर इमेज हमें मिला था, जिससे इनकी ये थियरी प्रूफ हुई थी। सो ये कॉस्मोलॉजिस्ट भी है। कॉस्मोलॉजिस्ट वो होता है जो यूनिवर्स, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स होता है। कॉस्मोस या कॉस्मोस की जो स्टडी करता है, बेसिकली यूनिवर्स की जो स्टडी करता है कि कैसे ये सब वर्क करता है, कैसे ब्लैक होल्स वर्क करते हैं, कैसे अलग अलग लॉज वर्क करते हैं, क्या रिलेशन है। सो ये सारी चीजें स्टडी करते, रिसर्च करते। तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका योगदान रहा है साइंस के वर्ल्ड में, जिससे एक पूरा नया एक फील्ड रिसर्च के लिए पैदा हुआ है दूसरे दूसरे साइंटिस्ट एंड दूसरे लोगों के लिए। तो स्टीफन हॉकिंग के ये चैप्टर में बेसिकली खाली हमें इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने क्या थोड़ा बहुत किया था और क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी उसके बावजूद किया था। इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में एक्चुअली ये है समझने के लिए कि इनको ये हैंडीकैप थे एक तरह से, एंड इनको ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे अपना लाइफ में इतना अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया, एजुकेट इतना हुए एंड अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके हमें इतनी प्यारी थियरीज एंड अपने थॉट्स, अपनी जो भी ओपिनियंस है देके गए साइंस वर्ल्ड को और पूरी दुनिया को। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग। ऑलमोस्ट जो जो बातें आपको पता होनी चाहिए उस चैप्टर में है सारी कवर। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग बॉर्न 8 जनवरी 1942। यहाँ पे डेथ उनका ईयर नहीं लिखा है क्योंकि ये बुक उनके जब वो जिंदा थे तब प्रिंट हुई थी, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है 2018 में 14 मार्च को। ही इज एन इंग्लिश theoretical physicist, cosmologist, author, and director of research at Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University. तो as I already told you वो theoretical physicist है। ये जो थियरीज अलग अलग निकालते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करके उन्हें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट है, वो कॉस्मोस यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। बहुत सारी किताब ये लिख चुके हैं, ऑथर है। एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च पूरा सेंटर है, जो एक पूरा सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, उनके डायरेक्टर भी ये है। Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and quantum machines. So, अब आपको इसका थोड़ा एक्चुअली थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा, वरना ये सारे वर्ड्स आपको बहुत ही अजीब लगेंगे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन और दूसरे जो साइंटिस्ट लोग ने वर्क करके जो ये जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो ये लार्ज चीजों को स्टडी करता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी लार्ज चीजों को स्टडी करता है, जबकि क्वांटम फिजिक्स जो है, क्वांटम मशीन्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मशीन्स जो है, ये स्मॉल माइन्यूट लाइक एटम्स के लेवल का चीजों को स्टडी करता है। एटम्स के लेवल में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने वाली बात है क्वांटम मशीन्स। तो हॉकिंग ने, स्टीफन हॉकिंग, डॉक्टर स्टीफन ने कोशिश की थी थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम, ये दोनों को मिक्स करके उनके बीच में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश की थी। जो इससे एक और लाइक स्ट्रिंग थियरी भी आती है, वो एक अलग पूरा चीज फिर से हो जाएगा, स्ट्रिंग थियरी। सो ये सब इन्होंने काफी रिसर्च किया था साइंस वर्ल्ड में एंड हमें अलग अलग थियरीज दी थी। हॉकिंग इज एन ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स करके जो संस्था है वहां के ये मतलब ऑनररी फेलो, जैसे उनको ऑनर किया जाता है और उनको मेंबर बनाया जाता है। अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द
Pontifical Academy of Sciences and a recipient of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the US. तो US का जो highest civilian award है वो भी उन्हें मिल चुका है, जिसका नाम है Presidential Medal of Freedom. This lesson gives an insight about the great scientist, his life and his work. तो ये चैप्टर में हम उनके बारे में जानेंगे, उनके प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने क्या बेहतरीन काम किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Stephen Hawking, born Jan 8, 1942, is a British scientist, professor, and author who has done groundbreaking work in physics and cosmology, and whose books have helped to make science accessible to everyone. तो जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर ली, ये फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी अगेन जो यूनिवर्स की स्टडी करता है कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे वर्क करता है. तो इन्होंने किताब लिखी थी फ्रॉम बिग बैंग थियरी टू ब्लैक होल्स, यानी इन्होंने उन लोगों के लिए किताब लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली किताब है जिनको साइंस के बारे में ऑलमोस्ट समझो लाइक इतना नॉलेज नहीं है. बेसिकली ये जो थियरीज क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या है, रिलेटिविटी क्या है, ये सब का नॉलेज नहीं है, उनको कैसे ये समझाया जाए. तो उनके लेवल का एक बुक लिखा था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इनकी पहली किताब थी वो, जिनमें उन्होंने बिग बैंग थियरी से लेके ब्लैक होल्स तक की बात है पूरी, जितना टाइम का ये पूरा हमने अलग 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 पार्टीशन करके स्टडी किया है साइंस वर्ल्ड में, उसके बारे में उन्होंने वहां पे समझाया था. ओके, सो बिग बैंग थियरी क्या थी? तो बिग बैंग थियरी इज समथिंग, माना जाता है कि सब कुछ एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बिग बैंग, बड़ा सा बैंग, बिग बैंग, बड़ा सा एक धमाका हुआ और उसके फ्यू सेकंड्स में ही सारी चीजें, एलिमेंट्स अलग अलग फॉर्म होने लग गए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आपस में सब कुछ फॉर्म होने लग गए और पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था. सो एक पॉइंट से सब कुछ डिराइव हुआ एंड ऐसा ये पूरा थियरी है, बिग बैंग थियरी. सो ये थोड़ा बहुत आपको लाइक अलग सा ये नॉलेज होगा तो ये सारी चीजें और इजीली आपको याद होगी, एटलीस्ट वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज आपको याद हो जाएगी. Okay, let's read ahead. At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, जिसका शॉर्ट फॉर्म ALS भी होता है. सो ये एक्रोनिम ALS भी होता है. एक्रोनिम यानी जिसका ऐसा शॉर्ट फॉर्म हो जाता है उसे एक्रोनिम कहा जाता है. सो इन्हें एक तरह का डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ था जिसमें इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होते जाता है एंड मसल कंट्रोल पूरा का पूरा चला जाता है. ये जब सिर्फ 21 इयर्स के थे, जस्ट यंग, 21 इयर्स कुछ नहीं होता, बहुत ही छोटी एज है 21 इयर्स. 21 इयर्स के थे और ये जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे तो इनको ये तब डिटेक्ट हुआ था और उनकी पूरी लाइफ उस मोमेंट से चेंज हो चुकी थी. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो पूरी जिंदगी अपने व्हील चेयर पे रह के भी इन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज की थी. Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. तो ये पिक्चर थी The Theory of Everything. ये पिक्चर मैंने देखी थी, मूवी देखी थी, उसके थ्रू ही एक्चुअली मुझे इनके बारे में पता पड़ा था थोड़ा. सो ये मूवी देखिएगा आपको अगर इंटरेस्ट आती है तो, यू नो. सो उसमें लाइक बताया गया है कि कैसे ये थोड़े से इनके दिमाग में वो आइडिया आई. तो एक सिंपल सा एक सीन है, उसके अंदर कॉफी का मग है, उसमें कॉफी स्टर की गई है एंड कैसे बीच में से एक पॉइंट में से जैसे हम स्टर करते हो कैसे फैलता है, गोल गोल होता है ना, राउंड होने जाता है, राउंड होते रहता है और दूर दूर जाता है वो चीज. उन्हीं बीच में जो क्या कहते हैं उसे, फोम जो पैदा होता है, वो फोम कैसे सेंटर में घूमता है और धीरे धीरे स्प्रेड होते जाता है, धीरे धीरे वो स्प्रेड होते जाता है आउटर की तरफ. तो ये वो देख के उनको थोड़ा दिमाग में आता है कि यूनिवर्स भी एक पॉइंट से धीरे धीरे फैला होगा. तो ऐसा उनका वो पूरा लॉजिक बताया गया है पिक्चर में थोड़ा सा वो, तो वो देखिएगा, आपको शायद थोड़ा अच्छा लगे वो. Over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. तो कम से कम 15 किताब वो लिख चुके हैं इंडिविजुअली एंड दूसरों के साथ. को-रिटन मतलब किसी के साथ. A few of the most noteworthy include, अब उसमें से कुछ के बारे में हमें यहाँ पे दिया है. In 1988, Hawking catapulted to international prominence with the publication of A Brief History of Time. तो catapulted यानी कि catapult वो होता है जो हम पीछे खींच के फेंकते हैं,
तो वो उड़ के जाता है पूरा, लाइक गोला वगैरह जो वॉर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉकिंग का स्टेटस सीधा इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। तो कैसे? एक किताब लिखी उन्होंने, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसके वजह से वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, लाइक पूरे वर्ल्ड में नोन होने लग गए। The short informative book became an account of cosmology for the masses and offered an overview of space and time, the existence of God and the future। तो जैसे कि मैंने कहा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने मासेस यानी लोगों के लिए जो सिंपल उनको समझ सके कि स्पेस टाइम क्या होता है, ये सब क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अब स्टीफन हॉकिंग का पर्सनली वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, तो ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो दूसरे साइंटिस्ट एंड दूसरे लाइक लोगों से, मैक्सिमम लोगों से अलग था, कि वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे। ओके, द वर्क वाज एन इंस्टेंट सक्सेस, स्पेंडिंग मोर देन 4 years अटॉप द लंदन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। तो ये कम से कम 4 साल से ज्यादा तक ये बेस्ट सेलिंग बुक के लिस्ट में टॉप पे थी, एंड ये बहुत ही इंस्टेंट सक्सेस बुक हो गई थी, और इसी के बेस पे उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला था। Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and been translated into more than 40 languages। तो आज की तारीख में millions of copies बिकी है इसकी, और 40 से ज्यादा लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट भी किया गया है। A brief history of time also wasn't as easy to understand as some had hoped. So in 2001, Hawking followed up his book with the universe in a nutshell। तो अब उन्हें रियलाइज हुआ कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से भी और सिंपल बुक में लिख सकता हूं जिसमें लोगों को बता सकूं यूनिवर्स के बारे में। तो उन्होंने एक और किताब लिखी 2001 में, जिसमें बुक का नाम था द यूनिवर्स इन अ नटशेल। नटशेल यानी कि एक यूनिवर्स, यानी बड़ा सा यूनिवर्स, लाइक पूरा यूनिवर्स, राइट। इन अ नटशेल का मतलब, इन अ नटशेल एक फ्रेज है जो यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज बतानी है, मुझे कोई कोई आइडिया, बड़ा सा आइडिया आपको छोटे छोटे में शॉर्टकट में बताना है, अगर एक दो लाइन में बताना है, तो मैं बोलूंगा इन अ नटशेल, यानी इन कंक्लूजन, इन ब्रीफ, एक लाइन में अगर मुझे कोई बात आपको समझानी है तो मैं बोलूंगा इन अ नटशेल। ओके, तो ये फ्रेज यूज करूंगा। तो यहाँ पे वो यूनिवर्स जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो सकती है, इतनी वास्ट चीज हो सकती है, इतने सारे लॉज वर्क करते, उसको इन अ नटशेल यानी सिंपल भाषा में वो समझाया जाता है। ओके, सो ये किताब उन्होंने लिखी एक और, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से भी और सिंपल वे में लिखी गई थी, विच ऑफर्ड अ मोर इलुस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजीज बिग थियरीज। तो जिसके अंदर और इलुस्ट्रेटेड यानी कि और फोटोज वगैरह और बेटर वे में अलग अलग जो थियरीज है कॉस्मोलॉजी की, उसको दिखाया गया था। इन 2005 हॉकिन ऑथर्ड द इवन मोर एक्सेसिबल अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब 2005 में उन्होंने और एक किताब लिखी, ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो और सिंपल कर देती है कॉम्प्लेक्स चीजों को, which further simplified the original work's core concept and touched upon the newest development in the field like string theory। तो अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में जो चीजों की इन्होंने बात की थी, उसको और सिंपल तरीके से उन्होंने बताया इन द थर्ड बुक ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। और उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा, अब वो टाइम तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जब आई थी और अब 2005, इतने टाइम में और जितनी थियरीज नई नई आई, न्यू न्यू डेवलपमेंट हुए, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बताया था। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थियरी। तो स्ट्रिंग थियरी का भी मैंने जैसे आपको बोला, एक और थियरी है जिसके अंदर हम मानते हैं कि 11, मतलब बहुत सारे डायमेंशन, हम लोग 3 डायमेंशन क्रिएचर्स हैं, हम लोग 3 डायमेंशन तक ही सोच पाते हैं, ओके, 3D तक ही सोच पाते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थियरी लाइक ये बहुत ही वास्ट लेवल पे जाती है, एंड वो मल्टीपल डायमेंशन थियरी मानी जाती है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक तरह से चीजें हैं, लाइक इन अ नटशेल मैं तो आपको नहीं समझा सकता हूँ, मेरा उतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं आपको उसको इन अ नटशेल बता दूं। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इनकी किताब पढ़ सकते हो, और शायद आपको वो चीज और क्लियर हो सके। ओके, सो together, these 3 books, along with Hawking's own research and papers, articulate the physicist's personal search for science holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology, that is the study of the big, with quantum mechanics, that is the study of the small, to explain how the universe began। तो अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कॉस्मोलॉजी यानी कि जनरल रिलेटिविटी जो बड़ी चीजों को स्टडी करता है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स जो छोटी लेवल को, छोटी चीजों को स्टडी करता है,
उस दोनों को कंबाइन करके ये स्टीफन हॉकिंग जी ये दोनों चीज को कंबाइन करके एक नई थियरीज देना चाहते थे और उसके ऊपर ही उनकी पूरी लाइफ रही है। सो ये होली ग्रेल क्या है पहले वो समझते हैं, यहाँ पे ये पूरा लाइन समझते क्या है। होली ग्रेल पहली बात जो क्रिश्चियंस जो होते हैं क्रिश्चियंस उनकी कम्युनिटी में होली ग्रेल माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने ये बातें लिखी थी, ऐसा उसका पूरा वो बैकग्राउंड है होली ग्रेल का। तो ये अब कह रहे हैं कि साइंस फील्ड का होली ग्रेल क्या है, तो ये जो किताब है वो साइंस फील्ड की होली ग्रेल है। यानी जिन्होंने ये 3 किताब पढ़ ली उनको साइंस का जितना जो नॉलेज चाहिए, बेसिक जो चाहिए वो पता चल गया, उनको सारी थियरीज के बारे में पता चल गया उनको। सो ऐसा वो माना जाता है। सो ये पूरी वो लाइन लिखी है कि हॉकिंग ने साइंस फील्ड की होली ग्रेल क्रिएट कर दी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरे थियरीज को एक साथ एक्सप्लेन करने की, एक साथ मर्ज करने की कोशिश की थी। It's this kind of ambition thinking that has allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for humankind. So अब वो कह रहे कि यही जो थिंकिंग है कि जनरल रिलेटिव जैसी थियरीज, बड़ी बड़ी थियरीज को छोटी क्वांटम मैकेनिक्स की थियरीज के साथ जोड़ दे, जो छोटी चीजों को स्टडी करता है, सब एटॉमिक लेवल की चीजों को स्टडी करता है, वैसी थियरीज, ये सोच रखना ही एक साइंटिस्ट का काम होता है कि वो अलग अलग थियरीज कैसे वो लाता है। तो ये सोच, जो ऐसी सोच है कि ऐसे एम्बिशियस थिंकिंग, एम्बिशियस यानी कि बहुत बड़ी थिंकिंग, बड़ी बातें हम कर रहे हैं कि हम लोग बड़ी चीजों को छोटी चीजों से कनेक्ट करने की एक थियरी क्रिएट कर रहे हैं, राइट, उसे मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये ऐसी सोच रखने वाले हॉकिंग ही ये उनको अलाउ किए इतना आगे बढ़ने के लिए। एंड इनका मानना है कि वो खुद 11 डायमेंशंस में सोच सकते हैं। तो डायमेंशंस यहाँ पर आपको समझना है कि डायमेंशन क्या होता है। जैसे कि लेट मी शो यू, आपको पता ही होगा वैसे, बट लेट मी अगेन शो यू, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है ये समझने के लिए। सो वन डायमेंशन यानी सिंगल सिंगल जो लाइक सिंगल लाइन होती है, वन डायमेंशन होती है। टू डायमेंशन यानी कि एक एक लेंथ हो गया, एक आपका लेंथ हो गया, और एक हो गया ब्रेथ। ओके, तो ये ब्रेथ हो गया, ये टू डायमेंशन होता है। अब इसमें थर्ड मेजरमेंट अगर डाल दूं, थर्ड मेजरमेंट क्रॉस जाएगा ऐसा, सो ये थर्ड डायमेंशन हो जाता है। तो एक हाइट का काम करने लगता है। तो ये 3D। तो हम लोग जो है 3D में चीजें ये करते, तो ये रेक्टेंगल जो है ये 2D है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 4 लाइन दिख रही है, तो आपको जरा लॉजिक समझना है कि ये दो तो लेंथ ही है और ये दो तो ब्रेथ ही है, तो दिस इज 2D। लेकिन अब 3D देखो, इसमें अब मैं इसको बना दूं तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो जाता है, राइट। सो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको क्यूबॉइड जो है, बेसिकली एक क्यूबॉइड जैसा थोड़ा मैंने बनाया स्ट्रक्चर। सो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। हम लोग 3D में चीजें देखते हैं। ओके, सो स्टीफन हॉकिंग का मानना है वो 11 डायमेंशंस तक की सोच रखते हैं, to lay out some big possibilities for humankind. He's convinced that time travel is possible and that humans may indeed colonize other planets in the future. इनका मानना है, इनकी सोच है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो एक बार इन्होंने एक ऐसा प्रैंक भी किया था। इन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी थी। टाइम ट्रैवलर्स के लिए, जो टाइम ट्रैवलर बेसिकली जो टाइम में पीछे पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, दैट इज टाइम ट्रैवलर। तो उनका ये कंसेप्ट है, वो मानते थे कि ऐसा टाइम मशीन हो सकती है। तो इन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी थी, और वो पार्टी लाइक मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट उसका लॉजिक कैसा था, तो समझो आज 27th है, राइट, 27/11 है, राइट। तो उन्होंने पार्टी 27/11 को रखी थी, लेकिन उसके इन्विटेशंस उन्होंने 28 को भेजे थे, लाइक और डिक्लेयर किए थे। तो ये लॉजिक आप समझिए कि ऐसा क्यों किया था। पार्टी उन्होंने पहले रख ली और पार्टी का इनविटेशन नेक्स्ट डे दिया। तो ये लॉजिक से वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है तो 28 को जिसको इनविटेशन मिला, फ्यूचर में जिसको इनविटेशन मिला, वो टाइम ट्रैवल करके 27 को आ सकता है मेरे पार्टी में। तो ऐसा लाइक उनका ये एक एक्सपेरिमेंट है, जो इनकी एक स्टोरी है जिसमें वो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है, अभी तक है कि नहीं है, लाइक ऐसा। सो एक बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
ओके, आगे रीड करते हैं। In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book The Grand Design. तो इन्होंने अब नेक्स्ट किताब जो लिखी 2010 में, उसमें उन्होंने कहा, वो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये नहीं मानते थे कि गॉड है कहीं पे, ये मानते थे कि साइंस के थ्रू ही, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकली हमारे पास उसका कुछ ना कुछ हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगा ही, तो ये ऐसा मानते थे, तो ये गॉड की कंसेप्ट पे बिलीव नहीं करते थे। तो ग्रैंड डिजाइन करके किताब में उन्होंने इसके बारे में बात की थी। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीव इन अ क्रिएटर कुड बी compatible with modern scientific theories. His new work, however, concluded that the Big Bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more. So, अब वो कह रहे हैं कि पहले हॉकिंग का प्रीवियसली उनका आर्ग्यूमेंट ऐसा था कि मानना कि कोई एक क्रिएटर है और पूरे लाइक जिसने ये सब बनाया हुआ है साइंटिफिक थियरीज, मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज के साथ, वो शायद वर्क करता है, लेकिन बिग बैंग जैसी थियरीज ये प्रूफ है कि सब कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, यानी साइंस के ऊपर ही बेस्ड है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा इनका मानना है। बिकॉज देयर इज लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। तो ये इनका स्टेटमेंट था कि ग्रेविटी जैसे लॉज है, इसीलिए हमेशा यूनिवर्स अपने आप को खुद को क्रिएट करते रहेगा। तो ऐसा इनका एक स्टेटमेंट था। Hawking said spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists and why we exist. तो spontaneous यानी अचानक से, फटाक से, बिना कुछ सोचे समझे अचानक से कर दिया जो चीज, उसे spontaneous कहा जाता है। तो बिग बैंग थियरी क्या है? spontaneous, सब कुछ एक झटके में सब कुछ हो गया। तो spontaneous creation ही एक वजह है जिसके वजह से there is something, इसीलिए हम लोग सब लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये सोचा समझा प्लान नहीं है। तो हम कैसे सोचते हैं कि गॉड ने क्या प्लान किया रहेगा ना, कि हाँ चलो मैं यूनिवर्स बना रहा हूं, मैं ह्यूमंस बना रहा हूं, तो हमारा ऐसा थियरी है गॉड से रिलेटेड, राइट? तो बट ये इतना प्लान्ड चीज नहीं लग रही है, ये इतनी प्लान्ड चीज नहीं लग रही है, सब स्पॉन्टेनियस चीज हुई है। और स्पॉन्टेनियस चीज तब हो सकती है जब ये साइंटिफिकली लॉज ऐसे मौजूद है। तो ये थोड़ा इनका एक आर्ग्यूमेंट है जो हम ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे फिलहाल, बट ये इनकी एक सोच थी जिसमें बेसिकली वो मानते थे कि भगवान ने क्रिएट नहीं किया है, सब कुछ साइंटिफिकल लॉज की वजह से हुआ है। The Grand Design was Hawking's first major publication in almost a decade. तो 10 सालों में उन्होंने कुछ मेजर चीज पब्लिश नहीं की थी। ग्रैंड डिजाइन उसके बाद 10 सालों बाद आई थी। Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God. तो सर आइजैक न्यूटन जो थे हमारे, जिन्होंने हमें ग्रेविटेशन का लॉज दिया एंड बहुत सारे अलग अलग लॉज दिए, राइट? तो सर आइजैक न्यूटन का जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, वो गॉड पे बहुत बिलीव करते थे। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन गॉड पे बहुत बिलीव करते थे एंड उनको चैलेंज अब कर रहे थे सर आइजैक न्यूटन को चैलेंज कर रहे थे स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग बेसिकली गॉड को नहीं मानते और आइजैक न्यूटन अपने टाइम पे गॉड को मानते थे एंड उसके बेस पे उन्होंने सारी चीजें की थी करके। ओके, सो वो उनको चैलेंज कर रहे थे अभी बेसिकली, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम केओस। It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. तो ये अगेन उनका एक स्टेटमेंट है, उनका हॉकिंग का कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भगवान ने एक एक ऐसे लाइक कुछ जला दिया और सब कुछ बन गया ऐसा। तो इनका एक ये अगेन उनकी पर्सनल सोच है, ठीक है? तो हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना, आप अपने हिसाब से आप स्टीफन हॉकिंग के बारे में खुद रिसर्च करिए, खुद जानिए और आप अपना ओपिनियन उसके ऊपर रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड अहेड जस्ट। At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis ALS। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि 21 साल की उम्र में ही इन्हें एक तरह से पूरा बॉडी उनका काम करना बंद कर लिया था, मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था धीरे धीरे एंड वो पूरा उनका मोटर न्यूट्रॉन कंट्रोल जो होता है अपने बॉडी का, लाइक मैं ये मूवमेंट कर पा रहा हूँ, राइट? तो उनका वो पूरा मूवमेंट ही चला गया था। In a very simple sense, the nerves that control the muscles were shutting down। तो अभी मैंने वही बोला आपको कि मोटर फंक्शंस जो हमारे होते हैं जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने ब्रेन को अभी बोल रहा हूँ कि उंगलियों को मूव करना है, हाथों को मूव करना है, तो ये मैं अपने ब्रेन को बोल रहा हूँ अभी, तो नर्व्स मेरे कंट्रोल कर रहे हैं मेरे मूवमेंट को, राइट? तो ये सब बंद हो गया था। एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव। डॉक्टर्स ने कहा था तुम
ढाई साल जियोगे, उससे ज्यादा नहीं जियोगे। Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford. तो ऑक्सफोर्ड के टाइम पे जब ऑक्सफोर्ड में थे तब उन्होंने ये पहली बार नोटिस किया था कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कुछ। तो ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल, कभी कभार अचानक से ही चलते चलते गिर जाते थे, भागते भागते गिर जाते थे अचानक से। और उनके स्पीच स्लर, हिज स्पीच स्लर यानी कि ठीक से बोल ना पाना, बोलते बोलते ऐसा कुछ हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्लर हिज स्पीच। He didn't look into the problem until 1963 और उन्होंने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, जब कैम्ब्रिज में तब आ चुके थे और उनका पहला साल था कैम्ब्रिज में, तभी उन्होंने फिर ये चीज को सीरियसली लिया और तब पता पड़ा कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट these symptoms to himself, but when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. For the next 2 weeks, 21-year-old college student made his home at a medical clinic where he underwent a series of tests. तो इन्होंने ये सारी बातें किसी को बताई नहीं थी, लेकिन उनके फादर ने एक बार नोटिस किया और उनको फिर डॉक्टर के पास लेके गए और फिर 2 हफ्ते तक उन्हें मेडिकल क्लिनिक में रख के उनके ऊपर टेस्ट किए गए थे। They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me, and injected some radio opaque fluid into my spine, and watched it going up and down with X-rays as they tilted the bed. He once said, तो ये उनका पूरा कोट है कि उनके साथ क्या किया गया था। तो उनके आर्म में से मसल का सैंपल लिया गया था, उनके अंदर रेडियो ओपैक फ्लूइड डाले गए थे उनके स्पाइन में, और एक्सरे में वो देख रहे थे कि ऊपर नीचे हो रहा है बेड मूव करने पे पूरा। After all that, they didn't tell me what I had, except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. तो उन्होंने लाइक डॉक्टर्स ने कुछ उन्हें बताया नहीं खास, खाली बस इतना कहा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर पूरे बॉडी टिश्यू हार्डन हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, वैसा एबनॉर्मल कंडीशन होती है। और ये एक अलग, अटिपिकल यानी कि टिपिकल नहीं है, टिपिकल यानी कि जो कॉमन है, अटिपिकल यानी कि ये एक कॉमन केस नहीं है, तुम्हारा बहुत ही यूनिक केस है, जो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो बहुत ही यूनिक केस है। Eventually, however, doctors did diagnose Hawking with the early stages of ALS, और धीरे धीरे बाद में डायग्नोज यानी पता चली गया कि उन्हें क्या है। तो उन्हें ALS नाम की ये यानी डिजीज या बीमारी हम बोल सकते डिसऑर्डर हुआ था। It was devastating news for him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. तो सीधी सी बात है, ये न्यूज उनकी फैमिली और उनके लिए बहुत ही बुरी थी, लेकिन कुछ चीजें की वजह से वो कंप्लीटली डिस्पॉन्डेंट यानी पूरी तरह से सैड नहीं हुए थे। द फर्स्ट ऑफ दिस केम while Hawking was still in the hospital. There he shared a room with a boy suffering from leukemia. तो वहां पर जब सबसे पहले ये न्यूज लाइक एकदम सैड नहीं हुए वो, क्यों? क्योंकि जब वो शेयर कर रहे थे रूम, जब वो हॉस्पिटल में थे, तो एक लड़के को वहां पर लुकीमिया था। लुकीमिया में बेसिकली क्या होता है, आपके ब्लड सेल्स जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पूरा, malignant progressive disease in which the bone marrow at the other blood forming organs produce increased number of abnormal white blood cells. तो इसके अंदर white blood cells abnormal वाले प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और जो ब्लड सेल्स होने चाहिए वो नहीं होते। तो लुकीमिया एक डिजीज है जो एक बॉय को हो रही थी जो उनके साथ रूम शेयर कर रहे थे। रिलेटिव टू व्हाट हिज रूममेट वाज गोइंग थ्रू, Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. Not long after he was released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. तो ये सारी चीजें, ये सारे इंसिडेंट से वो काफी डिस्टर्ब हो चुके थे। एंड जब वो जब रिलीज यानी हॉस्पिटल से जब वो निकले, तो उन्हें एक सपना आया जिसमें वो एग्जीक्यूटेड यानी उन्हें मार दिया जा रहा है, लाइक फांसी पे चढ़ा देना बोलो, या बेसिकली उन्हें मार दिया जा रहा है, तो एग्जीक्यूटेड होता है। सो उन्हें उस ड्रीम के बाद रियलाइज हुआ कि उन्हें लाइफ में बहुत कुछ अभी करना बाकी है। सो इन अ सेंस हॉकिंग्स डिजीज हेल्प्ड हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट ही इज टुडे। तो एक तरह से ऐसा वो बोल रहे हैं कि उनको ये डिजीज हुआ, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें बहुत कुछ करना है, और वो अपना नॉलेज बढ़ाने के पीछे अपनी थियरीज, अपना सब कुछ उसमें लग गए। बिफोर द डायग्नोसिस, हॉकिंग हैडंट ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्टडीज। तो जब
डायग्नोसिस के पहले कभी उन्होंने स्टडी पे इतना ध्यान नहीं दिया था. बिफोर माई कंडीशंस वाज डायग्नोस्ड आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ. तो अब उनका अगेन स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ये डायग्नोसिस होने के पहले उन्होंने कभी स्टडीज को इतना सीरियसली नहीं लिया था और बहुत ही बोर हो जाते थे वो. There had not seemed to be anything worth doing. तो उन्हें कभी कोई चीज वर्थ नहीं लगती थी कि अरे क्यों करना है, क्या करके फायदा क्या है, ऐसा उन्हें लगता था. वर्थ नहीं लगती थी चीजें करना. With a sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD, हॉकिंग poured himself into his work and research. अब उन्हें रियलाइज हो गया कि अब अगर 2 साल 1.5 साल ही है, जैसे डॉक्टर्स ने कहा, मतलब मैं अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तक 21 साल की ही है वो. सो मैं अपनी पीएचडी भी नहीं कभी कर पाऊंगा. ये सारे थॉट ने उन्हें एकदम ही मतलब पागल सा कर दिया और वो अपना काम और रिसर्च के पीछे लग गए. एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश्ड, he would be forced to use a wheelchair by 1969. तो जैसे धीरे धीरे उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो पूरा नर्व्स का जो पूरा सिस्टम है जो मसल्स को कंट्रोल करता है वो खत्म होते जा रहा था और उनका बॉडी पे कंट्रोल खत्म होते जा रहा था, उन्हें 1969 तक व्हील चेयर पे पूरा कंप्लीटली होना पड़ा. द इफेक्ट्स ऑफ हिज डिजीज स्टार्टेड टू स्लो डाउन. अब धीरे धीरे डिजीज का इफेक्ट तो कम हो गया था उनके ऊपर. ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग्स ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state. तो जितना वो फिजिकली खराब होते जा रहे हैं उनका करियर वाइज, उनका लाइक साइंटिस्ट करियर वाइज वो उतने ही बेटर होते जा रहे थे. By the mid 1970s, the Hawking family had taken in one of Hawking's graduate students to help manage his care and work. तो उन्होंने ही, उनकी फैमिली ने उनके ही एक लाइक ग्रेजुएट साथ में जो हो रहा था उन स्टूडेंट का, उनका हेल्प लेना चालू किया. ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस. अभी वो खुद खा तो सकते थे और बेड वगैरह से तो उठ सकते थे, लेकिन बाकी हर काम के लिए उन्हें सहारे की जरूरत, असिस्टेंस की जरूरत होती थी. इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड. और बोलने का लाइक उनका टंग यूज नहीं कर पाते थे वो, माउथ ओपन नहीं कर पाते थे वो, तो उनका स्पीच तो पूरी तरह से ही अभी एकदम ही समझ में नहीं आता था. सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. तो सिर्फ वो लोग ही उनकी बात समझ पाते थे जो उन्हें पहले से जानते हैं. In 1985, he lost his voice for good following a tracheotomy नहीं होता, tracheostomy होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, tracheostomy. The resulting situation required 24-hour nursing care for the acclaimed physicist. तो अब 1985 में ऐसा हो गया कि उनकी पूरी वॉइस चली गई. क्यों चली गई? क्योंकि ट्रैकियोस्टोमी के अंदर बेसिकली अब उनको मसल फंक्शन नहीं हो रहा है ठीक से और ब्रीदिंग का इशू हो सकता है. तो यहाँ पर लाइक आपके विंड पाइप में लाइक पूरा कटिंग करके लाइक बनाया जाता है सिस्टम जिसमें वो ब्रीदिंग कर सके आसानी से. तो ये ट्रैकियोस्टोमी लाइक की गई और उसके बाद उनका वॉइस जो था वो चला गया. अब इसके बाद ये चीज के बाद अब उन्हें 24 आवर यानी 24 घंटे कोई ना कोई साथ में चाहिए ही, नर्सिंग केयर यानी कोई केयर के लिए चाहिए. It also put in peril Hawking's ability to do his work. अब इससे उनके काम करने की जो काम करने की क्षमता में भी प्रॉब्लम आ गया और पूरा सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि अब वो अपना काम नहीं कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं वैसा. बहुत ही सीरियस कंडीशन अब हो गई थी. The predicament caught the attention of a Californian computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement. तो अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, प्रिडिकमेंट कॉट द अटेंशन, यानी कि एक कैलिफोर्निया में रहने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्रिएट करते थे, उनके नजर में ये प्रॉब्लम आई और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया था जो आपकी आंखों के मूवमेंट या आपके हेड में जो भी आप सोच रहे हो उसके बेस पे वो आपका थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको लाइक वर्ड्स बोलेगा. ओके, तो ये चीज अब हॉकिंग को काम आने वाली है. द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वेर देन पास्ड थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर. तो अब उनके सामने व्हील चेयर पे कंप्यूटर लगा दिया जाता था, कंप्यूटर में वर्ड्स जो बहुत सारे वर्ड्स है
और वो वर्ड्स को देखकर वो वर्ड सिलेक्ट होते थे और वो साउंड क्रिएट होता था उस वर्ड्स का। तो ये इस तरह से फिर वो बात करते थे। एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, हॉकिंग हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर्स सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विद अ हैंड हेल्ड क्लिकर। तो जब ये बना था तब तक तो उनके थोड़े उंगलियां चलती थी, तो वो उंगली से सिलेक्ट करते थे उनको क्या वर्ड बोलना है। टुडे विद वर्चुअली ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी गॉन, हॉकिंग डायरेक्ट्स द प्रोग्राम थ्रू अ चीक मसल अटैच टू अ सेंसर। तो आज की तारीख में, मतलब अभी तो नहीं, लाइक 2018 तक, जब तक वो लाइक डेथ नहीं हुए थे तब तक का बात कर रहे हैं वैसे वो लोग, कि टुडे आज की तारीख में उनका पूरा बॉडी कंट्रोल चला गया है। खाली चीक मसल, जो थोड़ा सा यहाँ पे जो गालों में मसल्स है वहां पे सेंसर लगा है, और उसके हेल्प से वो लाइक वो सिलेक्शन करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और जो भी उन्हें बोलना है वहां पे वो उस तरह से बोल पाते हैं। वो मशीन बोलता है बेसिकली, वो नहीं बोलते, वो मशीन बोलता है, मशीन से आवाज आती है। तो आप ये थोड़ा एक दो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे बोलते थे बेसिकली। तो वो पूरे टाइम ऐसे ही रहते थे, एंड वो सामने व्हील चेयर पे स्क्रीन लगा रहता था, वहां पे वर्ड्स होते थे और वहां से आवाज आती थी जो भी उनको बोलना है। बड़ा ही रोबोटिक साउंड था वो, तो देखिएगा आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा वो क्या है। Through the program and the help of assistant, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. His work has included numerous scientific papers, of course, but also information for the non-scientific community. So, अब बहुत सारे असिस्टेंट्स वगैरह और जितने भी उनको लोग हेल्प करते, उनके हेल्प के थ्रू वो आज भी लिखते रहे। आज भी मतलब ये हम वो टाइम की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वो अभी भी साइंटिफिक पेपर्स बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारा काम किया है, और नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी लिखते हैं। Hawking's health, of course, remains a constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. तो एक बार 2009 में उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में जाना था एरिजोना, ये स्टेट का नाम है, कैलिफोर्निया, एरिजोना, ये सब जगह है यूएसए की अलग अलग, ठीक है। सो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से वो वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, तो बहुत ही सीरियस चीज हो गई थी कि अरे क्यों नहीं आए, क्या हो गया रहेगा उन्हें। सो हमेशा ही एक कंसर्न रहा है हेल्थ related सबको। In April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge, was rushed was rushed to the hospital for being what university officials described as gravely ill. तो 30 साल की करियर के बाद उन्होंने अपना रिटायरमेंट लाइक बोल दिया था, एंड उन्हें हॉस्पिटल लाइक उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा था, जहां पर ऑफिशियल्स, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स का कहना था ये बहुत ही ग्रेवली इल, यानी ग्रेव मतलब क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रेव सिचुएशन यानी बहुत ही सीरियस। तो बहुत ही सीरियसली इल हो चुके अभी, और ये कभी भी लाइक उनका डेथ हो सकता है। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी। हालांकि बाद में वो फिर अनाउंस किया गया था कि वो वापस ठीक हो जाएंगे। हालांकि ये तो अब पुरानी बात हो गई, 2018 में इनकी डेथ हो चुकी है। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। सो बेसिकली हमें स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक लाइफ पूरे बताई गई है। ये चैप्टर से आपको मेन बात यही देखनी है कि इवन आफ्टर, आप थोड़ा एक दो वीडियो देखिएगा वो कैसे बात करते थे, even after so much disabilities, even after so much problems, even after so much hardships, imagine करिए आपको दिन भर एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ रहा है, आप खा नहीं सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बाथरूम टॉयलेट सब कुछ कोई और करा रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। आपको सोचने में लग रहा होगा कि क्या ठीक है चलो कोई नहीं, कोई हेल्प कर दिया, बट बहुत ही डिफिकल्ट चीज है एक जगह बैठे रहना विदाउट मूविंग योर मसल्स, विदाउट टॉकिंग। कैसे आप किसी को बात कहोगे? तो ये इतनी हार्डशिप्स, इतने इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी रिसर्च नहीं छोड़ा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से मैसेज आपको लेना है। एंड एज यू कैन सी, देखिए कितनी व्हील चेयर इतनी धीरे धीरे उन्होंने लाइक बहुत ही एडवांस व्हील चेयर है इनकी, ये जो हर जगह पे ट्रैवल कर सकती है। इनके सामने ये स्क्रीन है, सेंसर लगे रहते हैं इनके माउथ के यहाँ पे, और इनका लाइक ये फेस ऐसे ही रहता था। So that was Stephen Hawking's career and Stephen Hawking की life, and इनसे इंस्पायर होना है आपको भी, और समझना है कि लाइफ में कभी भी हमें रुकना नहीं है। लाइफ में कभी भी रुकना नहीं है, हमें जो चाहिए वो पाके रखना है। सबके पास टाइम लिमिटेड होता है, कब पता नहीं कब हम चले जाए, तो कुछ लाइफ में इंपॉर्टेंट करके जाना है।
लाइफ में कुछ दूसरों के लिए बेटर करके जाना है, जिंदगी में कुछ ऐसा काम करना है जो दूसरों को हेल्प करके जा रहे हैं आप, सो ये करके जाना है। सो दैट इज द ओनली मैसेज ऑफ द चैप्टर। होप आपको अच्छा लगा, मजा आया। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।